अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 75A पढ़ने जा रहे हैं। इस सेक्शन 75A की मैं आउटलाइन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इस सेक्शन 75A की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम सेक्शन 75A को पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी परचेज पर ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल होगा, और किस तरह से बैंकिंग चैनल के जरिए एसेट्स परचेज किए जाएंगे और उनकी परचेज का लेटर ऑन कैपिटल गेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर हम कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रेरी टू दिस सेक्शन 75A करते हैं तो उस सूरत के अंदर हमारे टैक्स की एप्लीकेशंस क्या होगी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो सिनेरियोज के साथ अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन यू विल कम टू नो कि कितना ज़्यादा हेल ऑफ डिफरेंस है कि अगर आप इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करते तो आपको कितना ज़्यादा जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। सो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड कर सकें और पूरी वीडियो को देखें। जब आप स्किप करके चीज़ों को देखते हैं तो वो जो एक फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है। विदाउट वेस्टेज ऑफ फर्दर टाइम वी मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज सेक्शन 75A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसका टाइटल है परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। डियर व्यूअर्स, मैं हूं वकास अहमद, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, और डिस्कस करते हैं हम अपने सेक्शन 75A को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि जो सेक्शन 75A है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये कहां पर अप्लाई होगा। ये देखें, इसका टाइटल है परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। तो ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है ये उन तमाम एसेट्स से रिलेट करता है जो ऑब्वियसली ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये एसेट्स की परचेज से रिलेट करता है। एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आ सकते हैं। लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, या दूसरे टेंजिबल एसेट्स हैं, एसेट्स हो सकते हैं। टेंजिबल हम एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। तो ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह, ये जितने भी एसेट हैं उनके ऊपर ये हमारा सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है जी। दूसरी बात की जा रही है बैंकिंग चैनल। तो बैंकिंग चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूं कि बैंकिंग चैनल आपके लिए उस सूरत में लाजमी हो जाता है अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो लैंड है, कोई हाउस है, कोई बिल्डिंग है, अगर आप वो परचेज करने जा रहे हैं और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन या उससे ज्यादा है तो आपने ऐसी परचेज करते वक्त पेमेंट हमेशा थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। और अगर इसके अलावा कोई और एसेट्स हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आते, आपको व्हीकल्स परचेज करते हैं, आप कोई भी और एसेट परचेज करते हैं, कोई प्लांट परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, तो उस सूरत के अंदर अगर एसेट की वैल्यू 1 मिलियन या उससे जायद होगी फेयर मार्केट वैल्यू, तो उस सूरत में आपने एसेट को परचेज करते वक्त पेमेंट इन कैश नहीं करनी, आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। और बैंकिंग चैनल की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग चैनल का मतलब ये है कि आपने जिससे आप परचेज करने जा रहे हैं सेलर को पेमेंट करनी है वाया पे ऑर्डर, या उसके बैंक में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या क्रॉस चेक, या कोई भी और जो बैंकिंग मोड ऑफ पेमेंट मौजूद है उसको इस्तेमाल करके आप सेलर को पेमेंट करेंगे अगर आप प्रॉपर्टी 5 मिलियन या उससे ज्यादा की परचेज कर रहे हैं और कोई और एसेट जो 1 मिलियन या उससे ज्यादा है तो। अच्छा, फिर बार बार यहाँ पर बात हो रही है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है जी। फेयर मार्केट वैल्यू, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एफबीआर ने प्रॉपर्टीज के रेट प्रोवाइड किए हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। सो उस सूरत के अंदर एफबीआर का जो एप्लीकेबल रेट होगा उस एरिया का, तो वो आपका फेयर मार्केट रेट होगा, और उसकी उस फेयर मार्केट वैल्यू एफबीआर के रेट्स के अकॉर्डिंगली एसेट्स की कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी बात, जहां पर कुछ एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, जहां पर एफबीआर के रेट्स अगर एप्लीकेबल नहीं है तो उस सूरत के अंदर जो डीसी रेट्स होते हैं, जो प्रोविंशियल अथॉरिटी यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो फिक्स करता है ऑन ईयरली बेसिस, तो उस सूरत के अंदर डीसी रेट्स आपके एप्लीकेबल होंगे। आगे चलते हैं जी। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं
और उसमें आप इस सेक्शन 75A की कंप्लायंस नहीं करते, यानी कि उसकी पेमेंट आप थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं करते, सो इस सूरत के अंदर एक जो बड़ा इम्पैक्ट आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप कोई बिजनेस एसेट परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एनुअली डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है। अगर आपने कोई प्लांट मशीनरी परचेज की, उसको व्हीकल्स परचेज की, उसको आप अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर वेयर एंड टीयर होती है और उस वेयर एंड टीयर के की वजह से उस एसेट्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, वो आपका करंट एक्सपेंस ट्रीट होता है। सो अगर आपने थ्रू बैंकिंग चैनल एसेट परचेज नहीं किया तो उस सूरत में उस एसेट्स पर जो नॉर्मली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड होता है अंडर सेक्शन 22 वो भी अलाउड नहीं होगा। जो फर्स्ट ईयर में आप एसेट परचेज करते हैं उस पर इनिशियल अलाउंस भी अलाउड होता है, वो भी नहीं होगा। अगर आपका कोई इनटेंजिबल एसेट है, गुडविल वगैरह है, तो उस सूरत के अंदर उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, तो अमोर्टाइजेशन भी अलाउ नहीं होगी। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होंगे जो पहले सालों में होते हैं वो भी अलाउड नहीं किए जाएंगे। सिमिलरली जो आम प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये होगा कि जब आप कोई ऐसा एसेट परचेज करें जिसकी पेमेंट आपने थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं की वेयर एप्लीकेबल, तो उस सूरत के अंदर जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो आपको पता है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल हो गया। इस दफा सेक्शन 37 में इसको ट्रीट किया जाता है। इस दफा जो बजट आया है उसके तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30 जून 2024, उसमें कैपिटल गेन में पहले क्या होता था, कैपिटल गेन में पहले जो कैपिटल गेन होता था उसमें स्लैब्स बनाए होते थे, 4 साल का होल्डिंग पीरियड होता था, 6 साल का होल्डिंग पीरियड होता था। लेकिन इस साल के अंदर उन्होंने इस बजट में या जो इस वक्त हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है उसके अंदर कैपिटल गेन आप जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे और उसको सेल करेंगे तो उनकी परचेज और सेल की जो डिफरेंस अमाउंट है कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है। पहले ऐसा नहीं होता था, होल्डिंग पीरियड की बेसिस पर जो है वो एग्जाम ट्रीट किया जाता था। सो अगर आपने एसेट को परचेज किया है विदाउट अडॉप्टिंग द बैंकिंग चैनल इन कंप्लायंस विद सेक्शन 75A, तो सूरत के अंदर जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपकी कॉस्ट जीरो कंसीडर किया जाएगी, इनके जितनी आपकी सेल प्राइस होगी वो सारी के सारी कैपिटल गेन होगी और उस सारी के सारे के ऊपर ही आपको जो टैक्स है वो अप्लाई किया जाएगा। इसको हम एक सिनेरियो के साथ समझ लेते हैं कि अगर आप इस पर सेक्शन 75A अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप 75A की कंप्लायंस नहीं करते तो फिर उसका टैक्स इंपैक्ट क्या होता। हम पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपने एक एसेट परचेज किया है थ्रू बैंकिंग चैनल, हम ये एक प्रॉपर्टी की वैल्यू ले रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने एक एसेट परचेज किया है 1 जुलाई 2024 के बाद और उसकी कॉस्ट प्राइस है 5 मिलियन। तो जब हम इसको अगर हम इसको सेल करते हैं तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू सेल वैल्यू आती है 7 मिलियन। तो 7 मिलियन और 5 मिलियन का जो डिफरेंस है दैट इज अ कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पर आपके हो गए फिक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज अ रेट ऑफ 15%। तो आप इसके ऊपर 2 मिलियन जो आपका कैपिटल गेन है इसके ऊपर आप 15% टैक्स पे करेंगे। सो कैपिटल गेन टैक्स आपको 3 लाख रुपया इसके ऊपर पे करना होगा। ये तो वो सूरत है कि आपने प्रॉपर कंप्लायंस की सेक्शन 75A की और बैंकिंग चैनल के जरिए ही आपने पेमेंट्स की। अब एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं जिसके अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपने बैंकिंग चैनल को अडॉप्ट नहीं किया। सिमिलर एग्जांपल है, आपने एसेट परचेज किया 5 मिलियन का लेकिन उसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं की, सेल उसको कर दिया आपने 7 मिलियन का, तो आपका एक्चुअली तो कैपिटल गेन क्या होना चाहिए था 2 मिलियन। लेकिन यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करिएगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया विदाउट बैंकिंग चैनल तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त उसकी कॉस्ट जीरो कंसीडर की जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर आपको जो कैपिटल गेन नजर आ रहा है वो 7 मिलियन ही नजर आ रहा है। सो होना तो ये था अगर बैंकिंग चैनल में होती तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन आपका था वो होना था 5 मिलियन, लेकिन अब आपको क्योंकि कॉस्ट आपकी जीरो ट्रीट की जा रही है तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया 7 मिलियन। अब इस 7 मिलियन के ऊपर 15% एप्लीकेबल रेट अप्लाई हुआ तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बन गया 10,50,000 रुपया। बात यहां पर नहीं रुकेगी, अगर आपने सेक्शन 75A की कंप्लायंस नहीं की तो उस सूरत के अंदर आपको सेक्शन 182 के तहत 75A की कंप्लायंस ना करने पर 5% जो है वो पेनल्टी भी चार्ज होगी, और वो होगी
5% ऑफ द कॉस्ट वैल्यू। अब एक्चुअली तो कॉस्ट वैल्यू थी 5 मिलियन, तो उस 5 मिलियन का आपने 5% निकाला, विच कम्स टू 250,000, 2,50,000। तो अब इन दोनों का कैपिटल गेन टैक्स और 2,50,000 को हमने एडअप किया, तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 13 लाख। अब इन दोनों स्लाइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें, अगर आप थ्रू बैंकिंग चैनल परचेज करते हैं तो आपका टैक्स बनना था 3 लाख, और अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज नहीं करते तो आपका बन रहा है 13 लाख। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 1 मिलियन एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। सो इस सेक्शन की एप्लीकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि जब आपको ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो आपकी नेट इनकम है वो एक्सीड कर जाएगी, तो उसके ऊपर जो टैक्सेबल इनकम क्योंकि आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हो रहे, तो उस सूरत के अंदर आपका जो टैक्स पेएबल है नॉर्मल टैक्स वो भी आपका एक्सीड कर जाएगा। अच्छा, अब अभी जो पेनल्टी की बात की, तो पेनल्टी में आपको सेक्शन 75A की डिफॉल्ट की पेनल्टी है सेक्शन 182 के तहत, जो जिसमें क्लियरली स्टेट है कि एनी पर्सन हु परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन ₹5 मिलियन थ्रू कैश और बियरर चेक, यानी कि बियरर चेक जो आप ओपन चेक दे देते हैं, अगर आप कैश पे करते हैं या ओपन चेक भी आप करते हैं तो वो भी 75A की कंप्लायंस नहीं है, क्रॉस चेक ही आपने यूज करना है। देन सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड, जो एफबीआर के रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली या जो डीसी रेट है विच एवर इज हायर उसके अकॉर्डिंगली 5% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसकी एप्लीकेशन मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर दिखाई। डिस्पोजल वैल्यू या सेल वैल्यू क्या होगी? अगर आपको सेल करते वक्त कोई कंसिडरेशन रिसीव होती है तो वो कंसिडरेशन जो आपको पैसे मिल रहे हैं या फेयर मार्केट वैल्यू जो इन दोनों में हाई होगी वो ही आपका गेन होगा। लेट्स सपोज आपने एक प्रॉपर्टी सेल की और उसका डीसी रेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बनती थी 1 मिलियन, जबकि आपने वो प्रॉपर्टी जब सेल की तो आपने इकरारनामा के तहत उसको 1.3 मिलियन लिया, तो 1.3 मिलियन ही आपकी सेल वैल्यू कंसीडर की जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखें, आप कैपिटल गेन जो आपने यहाँ पर ये देखें, ये कैपिटल गेन जो आपने इस एग्जांपल में 2 मिलियन आपने कैपिटल गेन कमाया, तो उसके ऊपर वो कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, अगर आपको गेन हो रहा है एसेट को डिस्पोज ऑफ करते वक्त तो वो आपका कैपिटल गेन है, वो आपकी इनकम है और उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल जो टैक्स है वो आप पे करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको लॉस होता है तो लॉस आपका कैपिटल लॉस है, तो उसके तहत आपको टैक्स में जो आपकी रिटर्न फाइल करते वक्त आपको डिडक्शंस अलाउड हो जाएंगी। अच्छा, इसका पर्पस 75A लाने का पर्पस ये था ताकि लोगों को रोका जाए कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करें, एक तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल करें ताकि उसको प्रॉपरली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अकाउंट फॉर किया जाए और लोग अपने एसेट्स की जो वैल्यू है सेल वैल्यू और जो उसकी कॉस्ट वैल्यू उसको अंडर वैल्यू डिक्लेयर ना कर सकें। पर्पस क्या है कि इस ट्रांजैक्शन को बैंकिंग चैनल में लाने का पर्पस जो है कि ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो और उसमें किसी तरह की गलत बयानी ना हो सके। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेक्शन 75A को डिस्कस किया, जिसके तहत हमने जब भी कोई एसेट परचेज करना है तो हमने उसको थ्रू बैंकिंग चैनल ही परचेज करना है। बैंकिंग चैनल से हटके अगर हम परचेज करेंगे तो उस सूरत के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करने पड़ेगा। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें, अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।